टू DDIS। मैं हूँ डॉक्टर मनोज और स्वागत है आप सबका इस नए लेक्चर में, जहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे कि ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी किस तरह की थी। जब भारत में ब्रिटिश आए तो वो अपना जो प्रभुत्व स्थापित करना शुरू कर दिया था। जब जो भारतीय संस्कृति थी, जो भारत की कल्चर थी, उसमें अपना हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। तो कुछ उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो एजुकेशन है, एजुकेशन की जो ज़रूरत थी उसको देखते हुए उन्होंने यहाँ पे अपनी पॉलिसी को यहाँ पे लाने का काम किया। राइट, इसमें हम देखेंगे कि ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी किस तरह की थी। एक तो हम देखेंगे कि ब्रिटिश से पूर्व भारत में किस तरह की शिक्षा थी, तो उसके बाद हम देखेंगे ब्रिटिश काल में शिक्षण संस्थान किस तरह के थे और पाश्चात्य शिक्षा को लेके लाने का कारण क्या था। राइट, इसका हम प्रभाव देखेंगे और इस पर कौन कौन से आयोग और समिति कौन कौन से बनाए गए हैं इसको भी हम देखेंगे। तो अगर हम बात करें ब्रिटिश पूर्व भारत में शिक्षा की, तो वो परंपरागत शिक्षा थी। ठीक है, शिक्षा प्रणाली थी धार्मिक आधारित था, पिछड़ा हुआ काफ़ी था। कहा जा सकता है कि जो परंपरागत जो हमारी शिक्षण प्रणाली थी वो काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ था, धार्मिक आधारित थी, जो इस तरह से देखा जा सकता है। राइट, उसके बाद क्या होता है, जब ज़रूरतें पड़ती है, ब्रिटिश अपना प्रभुत्व स्थापित करना शुरू कर देते हैं, उसको लीडर्स की ज़रूरत होती है अपने शासन को चलाने के लिए। जो उसके लिए जो चलाने के लिए जो नौकरशाही की ज़रूरत होती है वो मेन पावर मिल नहीं पाता यहाँ पे। तो उसको देखते हुए यहाँ पे ब्रिटिश कुछ अपनी पॉलिसी लेके आते हैं। ब्रिटिश काल में जो शिक्षण संस्थान थे उसमें हम अगर बात करते तो सबसे पहले वारेन हेस्टिंग 1781 में इन्होंने क्या किया, मदरसा में कॉलेज की स्थापना की। जो मदरसा की स्थापना की कलकत्ता में, जो मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देने का काम करता था। उसकी हम बात करें 1791 में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट के जॉनथन डंकन द्वारा बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी, जो हिंदू विश्वविद्यालय एवं दर्शन पर आधारित था। उसके बाद हम बात करें 1800 के आसपास, 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा फोर्ट विलियम की स्थापना की गई, जहाँ पे जो IAS IPS थे उसके प्रशिक्षण के लिए, सिविल सर्विस के प्रशिक्षण के लिए इसकी स्थापना की गई थी। 1813 की बात करें तो 1800 एक्ट के द्वारा शिक्षा में 1 लाख खर्च करने का जो प्रावधान है वो भी किया गया। 1817 में क्या हुआ, राजा राम मोहन राय द्वारा तथा डेविड हेयर ने हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना की, जो कि गवर्नमेंट के सहयोग से हुआ था। जो पूर्णतः इंग्लिश मीडियम में था एजुकेशन। राइट, उसके बाद हम कुछ नोट में देखें तो राजा राम मोहन द्वारा कलकत्ता में मदरसा तथा बनारस में संस्कृत स्कूल खोलने की आलोचना भी किया गया। जो राजा राम मोहन राय थे, ये मदरसा और जो संस्कृत कॉलेज बनारस में खोला गया उसकी आलोचना करने के पीछे का जो कारण था, राजा राम मोहन राय, ये उनका विश्वास था, उनका विश्वास था कि जो भारत में जो शिक्षा है वो शिक्षण संस्थान अंग्रेजी मीडियम में भी होना चाहिए, क्योंकि मदरसा जो लोकल लैंग्वेज था मदरसा में और संस्कृत में, वो तो लैंग्वेज हमारा था ही। साथ में ब्रिटिश क्या करते थे, स्पेशली इंग्लिश मीडियम को बढ़ावा नहीं दे रहे थे। तो यहाँ पे राजा राम मोहन राय का जो आलोचना किया जाता है, इसीलिए किया जाता है क्योंकि वो समर्थक थे इंग्लिश मीडियम स्कूल के भी। इन्होंने क्या किया, इंग्लिश और विदेश दोनों एजुकेशन चाहते थे, वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो ये कुछ प्रारंभिक शिक्षण संस्थान थे जिनका उपयोग यहाँ पे ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत देखा जाता है। 1854 में डलहौजी के काल में आए वुड डिस्पैच के तहत भी भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना लंदन की यूनिवर्सिटी के तर्ज पर जो है वो किया गया। 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में इसकी स्थापना की गई। 1854 में डलहौजी के काल में आए वुड डिस्पैच के तहत भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना, जो लंदन की यूनिवर्सिटी जिस तरह थी उसी के तर्ज पे कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में इसकी स्थापना की गई। राइट, उसके बाद बात करें 1849 में कलकत्ता में बेथुन स्कूल की स्थापना की गई, जो कि JED बेथुन के द्वारा किया गया था। बेथुन शिक्षा परिषद के अध्यक्ष भी थे। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में एक ज़बरदस्त यहाँ पे इन्होंने बढ़ावा दिया। इसी काल में पूसा बिहार में भी एक एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई, रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई। शिक्षा के आयोग की हम बात करें तो इसमें चार्ल्स वुड डिस्पैच, जो कि 1854 में डलहौजी के काल में आया था। हंटर आयोग, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कई बार इसमें क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स में, तो आप इसको रट्टा मार लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स वुड डिस्पैच जो 1854 में डलहौजी के काल में आया। हंटर आयोग 1882 में रिपन के काल में आया। कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना एक एक्ट के द्वारा 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय किया गया। वर्धा शिक्षा आयोग जो कि 1937 में गांधी द्वारा बनाया गया था।
सर्जेंट योजना जो कि शिक्षा पर आधारित था 1944 में। राधाकृष्णन आयोग जो कि शिक्षा पर आधारित था वो भी 1948-49 में बनाया गया था। कोठारी आयोग 1946 से 1964 से 60 1964 और ये 1970 के बीच में, सॉरी यहाँ पे गलती है तो आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान, 1954 से 60 होगा यहाँ पे, तो 1954 से 60 के बीच ये भी स्थापना की गई थी। उसके बाद 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है जिसमें निःशुल्क कर दिया जाता है 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा किया जाता है। शिक्षा का जो स्तर होता है मातृभाषा हिंदी इंग्लिश तीनों भाषा में होती है। नेशनल इनकम जो होता है उसका 6% खर्च किया जाता है एजुकेशन में 1968 पॉलिसी के अनुसार। लेकिन अभी विडम्बना है, हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है बहुत ही वीक है। हाल ही में काफ़ी सारे कदम उठाए गए इनके लिए, जैसे यूजीसी और बहुत सारी चीज़ें आ गया है, उसको हम करंट अफेयर में आगे आने वाले डिस्कशन वीडियो करेंगे, बनाएंगे, राइट। अध्यापकों के प्रशिक्षण और व्यवस्था का मानक तय किया गया। यहाँ पे एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्रीज था उसके भी शिक्षा पे जोर दिया गया। विज्ञान अनुसंधान का समानीकरण किया गया, एक साथ किया गया। साथ ही पुस्तकालय उपलब्ध एवं पाठ्य पुस्तक को उत्तम बनाना, ये भी 1968 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति का बहुत अच्छा महत्व यहाँ पे देखा जा सकता है, राइट। आगे हम देखते हैं शिक्षा के विकास हेतु नवीन प्रयास। नवीन प्रयास में हम बात करें तो 1976 में जो संवर्ती सूची में इसको शामिल किया गया, जो एजुकेशन है उसको संवर्ती सूची में शामिल किया गया। 1986 में नवीन एजुकेशन पॉलिसी, जो ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, वो भी आया। 2002 में बात करें 2002 की बात करें तो इसमें 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार के अंतर्गत ये चीज़ दिया गया। 2010 में बात करें तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम ये भी लाया गया, जिसके अंतर्गत नवीन शिक्षा का कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा कदम यहाँ पे देखा जा सकता है। आगे हम बात करें तो जो शिक्षा के माध्यम पर विवाद, बहुत सारे जो लीडर्स थे, बहुत सारे जो प्राच्यवादी थे, बहुत सारे जो विद्वान थे, वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी विवाद उत्पन्न हो गया कि विवाद इस बात को लेकर था कि जो शिक्षा का माध्यम हो वो कैसा होना चाहिए, ढांचा किसको कैसा होना चाहिए, जो स्ट्रक्चर होना चाहिए एजुकेशन का वो कैसा होना चाहिए, पॉलिसी किस तरह की होनी चाहिए, शिक्षा किसको किसको मिलना चाहिए, इस पर बहुत ज़्यादा विवाद है। यहाँ पे ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। आप डिटेल एनालिसिस के लिए आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को फॉलो कर सकते हैं, जो स्पेक्ट्रम है उसमें। इसमें दो समूह निकले, इसमें एक ओरिएंटलिस्टिक और एंग्लोइस्टिक, प्राच्यवादी और आंग्लवादी। ये दो, प्राच्यवादी का कहना था कि जो इसमें जो थे जेम्स प्रिंसेस, वारन हस्टिंग, विल्सन मुंडो, मातृभाषा में दर्शन एवं शिक्षा भारतीय संस्कृति में, मतलब मातृभाषा में एजुकेशन होना चाहिए और जो शिक्षा होना चाहिए भारतीय संस्कृति के आधार पर होना चाहिए। लेकिन जो एंग्लोइस्टिक थे, जिसमें मैकाले, विलियम बेंटिक, राजाराम मोहन राय, ये इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन चाहते थे, पाश्चात्य विषयों पर ज्ञान भी चाहते थे। तो इसके बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट देखा जाता है। इसका आउटकम क्या निकलता है, इसमें तर्क दिया जाता है, जो मेघालय आयोग का गठन होता है इसी को लेके, राइट। जो कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है एजुकेशन को लेके कि किस तरह एजुकेशन दिया जाना चाहिए, कौन से विषयों में देना चाहिए, भाषा कौन सा होना चाहिए, तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट आया। तो इसका आउटकम निकला मेघालय आयोग का गठन। मेघालय आयोग की बात करें तो 1835 में माइन्यूट संस्कृति जारी की गई मेघालय के द्वारा। इसमें तर्क दिया गया कि पाश्चात्य शिक्षा लागू होगा और इंग्लिश मीडियम लागू होगा, ये चीज़ें इसमें तर्क दिया गया। भारत सहित अरब एशिया के समस्त ज्ञान से कहीं अधिक सर्वश्रेष्ठ यूरोप के किसी पुस्तकालय में अलमारी में रखे एक तख्ते का ज्ञान है। ये कुछ जो विद्वान थे यूरोप के, उनका कहना था कि भारत और एशिया में जितना ज्ञान है वो यूरोप के किसी एक पुस्तकालय में जितनी पुस्तक रखी है उतना ही ज्ञान है। वो इनको यही नहीं पता था कि जो आज जो जिस शिक्षा की बात कर रहे हैं उसका जो हमारा पूर्वज है वहाँ से उत्थान हुआ है। तो ये बेवकूफ़ इनको इतना भी नहीं समझ था कि यूरोप में जो चीज़ें हम हो रहे हैं वो ऑलरेडी हमारे भारत में ये सब चीज़ों का उत्थान हो चुका था। सबको शिक्षा नहीं दे सकते, इनका भी ये भी तर्क था कि सबको शिक्षा नहीं दे सकते। उद्देश्य, इसका उद्देश्य होना चाहिए क्या, ऊपरी एवं मध्यम वर्ग को शिक्षा होना चाहिए। डाउनवर्ड इन्फ्लेट्रेशन सिद्धांत, इसमें क्या होता है कि ऊपर वाले को केवल शिक्षा दे दो, जैसे पानी के बूंदे ऊपर में एक घड़ा में टांग दो और पानी अगर नीचे गिरे तो नीचे गिरते गिरते सारी ज़मीन पे आएगी। तो उस तरह का शिक्षा का एक ये तर्क यहाँ पे दिया गया, जो कि बहुत ही गलत था, जो कि अच्छा नहीं कहा जा सकता है। मैकाले का कहना था कि शिक्षा का उद्देश्य बाबू एवं क्लर्क पैदा करना है राज चलाने के लिए, जो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि ब्रिटिश को जरूरत थी वहाँ पे बाबू क्लर्क चलाने के लिए, जिसकी आज तक हम मार झेल रहे हैं कि हमारे वैज्ञान जो हमारा कह सकते हैं कि अभी तक जो व्यापारिक दृष्टिकोण है वो उसका उत्थान नहीं हो पाया है। तो बाबू और क्लर्क पैदा करना, राज चलाने के लिए भारतीयों में औपनिवेशिक मानसिकता का सृजन करना मैकाले का कहना था।
तो जो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये बस अपनी रोटी सेकने में लगे हुए हैं, भारत के लिए क्या करेंगे। थॉमस के प्रयास की बात करें तो उन्होंने ग्राम शिक्षा की विस्तृत योजना शुरू की, जो कि यूपी से शुरू हुआ। इंग्लिश मीडियम में स्मॉल स्कूल जितने थे उसको क्लोज कर दिए गए। गांव के स्कूलों में एग्रीकल्चर और जो मेंसुरेशन जैसे उपयोगी विषयों का अध्ययन प्रारंभ किया गया थॉमस के द्वारा। उद्देश्य क्या था? नवगठित राजस्व तथा लोक निर्माण विभागों के लिए शिक्षित व्यक्ति उपलब्ध कराने, जो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। औपनिवेशिक शिक्षा का प्रभाव देखें तो कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है और कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो फ्रेंड्स एक चीज़ याद रखना, कोई भी चीज़ होगा तो उसका दो पहलू होता है, एक तो पॉजिटिव भी होगा, एक निगेटिव भी होगा। तो दोनों कोशिश करना, दोनों लिखने का एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो। पॉजिटिव की बात करें तो धर्मनिरपेक्ष शिक्षा को बढ़ावा मिला इस चीज़ से। पाश्चात्य विज्ञान से भारतीय परिचित हुए, क्योंकि पहले जो हमारा एक कॉन्स्ट्रिक्ट समाज था, जो एजुकेशन थी हमारा एक कॉन्स्ट्रिक्ट था, वो कहीं ना कहीं जब पाश्चात्य शिक्षा से हमारा मेल हुआ तो तर्कवाद, बुद्धिवाद, स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र के मूल्यों का विकास आना कहीं ना कहीं शुरू हो जाता है इस चीज़ को लेके। नवीन मध्यम वर्ग का उदय होता है, जिसमें लेखक, पत्रकार, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर आदि का उद्भव होता है। विश्व के साथ उनका जुड़ाव होना शुरू हो जाता है। तो कहा जा सकता है कि ये सब चीज़ें जो हमारे पहले नहीं हुआ करते थे, ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद ये सब चीज़ें होना शुरू हुआ। निगेटिव इम्पैक्ट की बात करते तो सरकार के प्रयास सतही पर अधूरे थे। कहने को वो कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने को कुछ और करने को कुछ, उस तरह का कहा जा सकता है कि इस तरह का चीज़ था। तो रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट आज देखने को मिल रहा है, जो 84% अभी भी निरक्षरता है हमारे भारत में। तो कहा जा सकता है एक बहुत बड़ी विडंबना है 70 साल के बाद भी। ओके, जो ड्रॉप आउट रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि बच्चे क्या होता है, आप जनरली देखते हो कि लड़कियां स्कूल जाती है और 5-6 क्लास के बाद वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, या स्कूल चेंज करना पड़ता है तो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो ड्रॉप आउट रेशियो काफ़ी ज़्यादा बच्चे में, राष्ट्रीय गौरव पर काफ़ी चोट पहुंचा। साधारण लोगों के बीच डिस्टेंस काफ़ी बढ़ गया। एक एलिट क्लास निकल के आ गए, तर्कवाद, बुद्धिवाद निकल के आ गए, और एक उनको जिसको ये चीज़ें सोच नहीं सकते थे, तर्कवाद नहीं लगा सकते, तो इनके बीच में काफ़ी डिस्टेंस बढ़ गया। मुख्य उद्देश्य डिग्री प्राप्त करना रह गया, नौकरी करना रह गया, व्यक्तिगत डेवलपमेंट नहीं हुई इसमें। तो कहा जा सकता है कि इस तरह की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो राइट, अब तो आज हमने काफ़ी अच्छे से इसको कोशिश किया समझने की, ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी की। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इस लेक्चर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन जरूर दबाएँ। धन्यवाद।